को जोड़ते हुए किस तरह से हम लोगों की आर्थिक समृद्धि दे सकते हैं, उसका आर्थिक उनको लाभ दे सकते हैं और समाज को व्यवस्थित संगठित किया जा सकता है, चीजें बेहतर की जा सकती हैं। इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सेवा क्षेत्रों में शिक्षा जैसे हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आईटी हो गया, और जो जितनी भी तरह की सेवाएं होती हैं, सैकड़ों तरह की सेवा क्षेत्र हैं, तो उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले हमारे सतपाल शर्मा जी हैं, शायद उन्होंने हैंड रेज किया है, तो मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम की शुरुआत वो करें। आदरणीय सतपाल शर्मा जी। जूम यूजर, जूम यूजर के नाम से आ रहा है। आपने हैंड रेज किया हुआ है। पाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सतपाल जी, नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक है। गोपाल प्रसाद जी, गोपाल प्रसाद जी। जी जी। जी नमस्कार। नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत आप करेंगे। सेवा क्षेत्र में सहकारिता किस तरह से लाई जा सकती है और इसके माध्यम से किस तरह से समाज को बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा विचार रखिए। शिक्षा में किस तरह से, स्वास्थ्य में किस तरह से, आईटी में किस तरह से, और अन्य सेवा क्षेत्रों में किस तरह से। गोपाल जी। देखिए, आज के वर्तमान युग में आईटी का रोल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आज हाई टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है कृषि से लेकर के शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में उसका उपयोग होने लगा है। तो मुझे लगता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजनेस में अगर तरक्की करना है, कंपटीशन अगर करना है और हमें आगे अगर आगे बढ़ना है तो बिना टेक्नोलॉजी के सहारे अगर आप रहेंगे तो मैदान में पिछड़ जाएंगे। आज लोग बहुत सारे बेशक आंदोलन कर रहे हैं जो फुटकर व्यापारी हैं, वो कि भाई ऑनलाइन बिजनेस आने से हमारे व्यापार पर असर पड़ा है। तो उनकी एक दृष्टिकोण से सही है, प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यवसायी हैं जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार से हर किसी को बदलना चाहिए। बदलाव आना स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत हमें सबसे जो बुनियादी, मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकता है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पर्यावरण है और बिजनेस है। तो इन सारे चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कितना कर पाएंगे, यह देखने वाली बात है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आजकल नई युवा पीढ़ी जो है स्टार्टअप्स बनाने में लगी हुई है। छोटी छोटी, छोटे छोटे बिंदुओं पर, छोटे छोटे इश्यूज पर वो जो है स्टार्टअप्स बना रहे हैं। यह एक शुभ संकेत भी कहा जाए, इनोवेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सारे लोगों को नौकरी तो दे नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर में भी कटौती हो रही है नौकरियों की। तो ऐसी स्थिति में जो सेवा क्षेत्र का जो क्षेत्र है वही एक अपार संभावनाएं देता है। और ऐसे दृष्टिकोण में हम एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट भी अगर लाएं तो एक तो प्रोडक्ट भी ला सकते हैं और दूसरा कौन सा है, हम अपने सर्विस का चुनाव करें। सर्विस तो बहुत तरह से है। अगर आप किसी बच्चे का चाइल्ड केयरिंग कर रहे हैं, कोई कामकाजी महिला है और वो अपने नौकरी में चली जाती हैं, तो उनके बच्चों का जो केयर टेकिंग है वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। अगर किसी पेशेंट का केयरिंग कर रहे हैं आप, तो वो भी सेवा क्षेत्र में आएगा। आज गौ पालन की बात हो रही है, जो शुद्ध दूध है वो अगर आम जनों तक आप पहुंचा रहे हैं तो वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। जो हमारे किसान भाई हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स उत्पादन करते हैं, लेकिन जहां डिमांड है उनका, तो लोग आज पैसा पे करने के लिए तैयार हैं।
उनको लेकिन विषमुक्त खेती वाला प्रोडक्ट चाहिए। उनको जो है आ, जो गैर रासायनिक जो है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो चाहिए। तो प्रोडक्ट तो चाहिए, ये तो मनुष्य की आवश्यकता है, और देने वाले भी तैयार हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो माध्यम बनेगा वही सेवा क्षेत्र है। और मैं समझता हूँ सेवा क्षेत्र की आवश्यकता जितना किसान को है, उतना एक आम उपभोक्ता को भी है, और उतना ही आवश्यकता उस बेरोजगार युवक को भी है, जो स्टार्टअप्स बना करके दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सेवा क्षेत्र ही ऐसा चीज है, चूंकि टेक्नोलॉजी के मामले में तो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, वो हमसे आगे है। और हम मैक्सिमम जो चीज है उसी से हम जो है आयात कर रहे हैं। लेकिन हम खोखला एक दिवा स्वप्न में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं जो छोटा मोटा स्टडी करता हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि हम व्यर्थ का डंका पीट रहे हैं विश्व गुरु बनने का। लेकिन वास्तव में अगर हकीकत की धरातल पर अगर देखें, तो हमारा जो प्रोडक्शन जो होना चाहिए, एक कंपटीशन देने की, जिससे कि एक विकसित राष्ट्र कहा जाए, विकसित देश की श्रेणी में हम आ सकें, तो चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तो किसी भी, या इनोवेशन का सेक्टर हो, तो उसमें हमारा जो प्रयास है वो संतोषजनक नहीं है। बेशक उसको मीडिया में हाई फाई तरीके से प्रदर्शित किया जाए, तो अन्य देशों की तुलना में हम जो देखेंगे, तो हम निगेटिव में ही चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिषेक भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि सेवा क्षेत्र ही एक ऐसा माध्यम है। और लेकिन निराशा की बात यह है कि सेवा क्षेत्र भी कैसे चलेगा, खास करके जब अमेरिका हर चीज पे टैरिफ का रेट बढ़ा रहा है। वहाँ इमिग्रेशन वीजा का वो सारा मामला अब उभर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो विदेश का संबंध है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो सारे मार्केट को प्रभावित करता है। तो बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां हैं, एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है, एक का फैक्टर दूसरे पर प्रभावी होता है। तो बावजूद उसके न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो इस भावना से हम लोगों को एक चुनौती के रूप में, जिसमें हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जिसका हमें हुनर है, और इस बात की खुशी है कि भारत के युवा जो है चैन से बैठने वाले नहीं हैं, वो इनोवेटिव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यह एक शुभ संकेत है, और मुझे लगता है यही एक अपॉर्चुनिटी है। और जहां अपॉर्चुनिटी हो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। हम जिसमें बेटर परफॉर्मेंस कर सकें, बेटर रिजल्ट दे सकें, बेटर सेटिस्फैक्शन दूसरों को दे सकें, हमें निश्चित रूप से वो क्षेत्र चुनना चाहिए। और आवश्यकता तो सेवा क्षेत्र की हर किसी को है, उपभोक्ता को भी, उत्पादक को भी, मैन्युफैक्चरर को भी, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को भी। तो इसके लिए हम लोग जुटे, ध्यान केंद्रित करें। समस्याएं क्रिएट करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समस्या के बजाय समाधान का हिस्सा बने। और जिस क्षेत्र में हम बेटर से बेटर कर सकते हैं, पूंजी हमारे पास है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लांट है नहीं, और तो बचता क्या है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है यही एक ऐसा क्लाउड है, यही एक ऐसा बंच है, यही एक ऐसा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है, जिसपे हम एक बड़ा ध्रुवीकरण, बड़ा पोलराइजेशन कर सकते हैं। और इसका मल्टीपर्पस रोल है, इसके परिणाम सकारात्मक होंगे। जरूरत है इस बात का कि सेवा क्षेत्र में स्वीकार करने के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में भी, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो नए जो ट्रेंड्स हैं, नई जो इंफॉर्मेशंस हैं, बाजार में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या संभावना है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, इन सबों का प्रॉपर ट्रेनिंग हमेशा दिया जाता रहे संगठन की ओर से। और हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे, देश और समाज को पढ़ना बड़ा आवश्यक है। समाचार पत्र से और सोशल मीडिया से अवश्य जुड़े रहें। अगर आप इससे वंचित हैं, तो मैं समझता हूं देश के बड़े हिस्से से आप वंचित हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी, आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए।
सेवा क्षेत्र और सहकारिता को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम शिक्षा की बात करें, या हम स्वास्थ्य की बात करें, या हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव की बात करें, या आईटी कोऑपरेटिव की बात करें, या फिर जो किसानों के लिए जो उपकरण होते हैं, कृषि उपकरण, उनको किराए पे देने वाली कोऑपरेटिव की बात करें, या फिर एक ऐसी कोऑपरेटिव जहां पर जो हमारी जरूरतों के अनुसार जो हमारे लोगों को प्रशिक्षण मिल सके, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए भी कोऑपरेटिव बनाई जाती हैं, तो प्रशिक्षण की कोऑपरेटिव की बात करें, तो विषय कोई भी हो सकता है, सभी सेवा क्षेत्र हैं और सभी पे ये काम किया जा सकता है, और कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हम बार बार कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं। हम ऑटो व्हीकल ऑनर्स कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं, या हम जो है ये कारपेंटर कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं। तो ये सभी सेवा क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रीशियन कोऑपरेटिव भी बन सकती है, प्लम्बर कोऑपरेटिव भी बन सकती है, लेबर कोऑपरेटिव भी बन सकती है। ये सभी सेवा क्षेत्र है। तो एक जो समाज की जरूरत है, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर हम किसी भी स्वरूप की कोऑपरेटिव बना सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। आज इन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि अभी ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो बनाई जा रही है, तो इसके सपोर्ट में जो प्राइमरी लेवल पे और जो सपोर्टिंग संगठन जो इससे जुड़ेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव दूसरे कोऑपरेटिव से जुड़ सकती है, एक कोऑपरेटिव दूसरे की सदस्यता ले सकती है, उसको उसे बनाया जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। और इसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हमें लगता है कि ये आज समस्या है, उनका समाधान निकाला जा सकता है। बस दो चीजों का ध्यान रखते हुए कि उसकी लीडरशिप नैतिक हो, संस्कारी हो, और दूसरा ये कि अति संचय के भाव में न चले जाएं, सहकार की भावना हो, सभी को, सभी के उत्थान की भावना हो। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। आज के दौर में जब एआई एक बहुत बड़ा डर बन गया है, एआई की वजह से एक इतना बड़ा खतरा जो सेवा क्षेत्र पर आया हुआ है, सेवा क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्रों पर आया हुआ है, तो उससे कैसे निपटा जाए। आ, जैसे एक समय था जब बैल हुआ करते थे और ट्रैक्टर आए फिर, और ट्रैक्टरों ने बैल को बेरोजगार कर दिया। बैल नंदी हो गए और आज वो फसलों को चरते घुमा करते हैं। तो कहीं ऐसा मनुष्य के साथ भी तो नहीं होने जा रहा है कि एआई आया है और उसने सारे विषयों पर अपनी दखल देनी चालू कर दी है। कल को इसी एआई से जो रोबोट बनाए जा रहे हैं वो हमारे घरों तक पहुंचेंगे और बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास पहुंचेंगे, और उससे मानव श्रम की उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाएगी, और मानव भी बैल से नंदी और नंदी से चुट्टा सांड बन जाएगा। थोड़ा सा मेरी शब्दावली थोड़ा सा वैसी है, लेकिन ये भविष्य की समस्याएं हैं। यूरोपियन देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ ये एक वरदान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो लेबर्स की हमेशा कमी रहती है, जनसंख्या कम है, और वो है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर इतने कम क्षेत्रफल में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, संसाधनों का इतना अभाव है, और इतनी विषमता है, विसंगति है, ऐसी स्थिति में इस स्थिति से कैसे सरकार निपटेगी, कैसे समाज निपटेगा, और कैसे परिवार निपटेगा, ये एक बड़ा चिंतनीय विचारणीय विषय हो जाता है। इसलिए सहकारिता, सेवा क्षेत्र की सहकारिता आने वाले भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं आग्रह करूंगा बारी बारी से सभी लोग अपने विचार रखें, और ये जो कार्यक्रम है
जन अभियान नेतृत्वशाला का जो सहकारिता पे लेके कार्यक्रम है, उसको चश्मे से देखते हुए इसको कैसे और हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जोड़ सकते हैं, कैसे इसको ऐसा बनाया जाए कि जो मल्टीनेशनल का डर है, मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे बाजार को हड़पा हुआ है, उससे उनको छुड़ाया जाए और किस तरह से स्वदेशी स्वावलंबन को बढ़ाया जाए, इस पे काम हो सकता है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अब दूसरे वक्ता के तौर पर हमारे आदरणीय श्री आ, कल जो यशवंत जी ने वक्तव्य रखा था, मैं चाहूंगा कि इस विषय पे वो आप थोड़ी सी बात रखें। यशवंत जी, जोधपुर से। यशवंत जी। यशवंत जी। जी नमस्कार जी। सभी नमस्कार। को नमस्कार। नमस्कार। आपने हाँ, सेवा क्षेत्र का आपने बताया, जैसे मैंने कल भी बताया था। अभी इसमें काफी कार्य किया जा सकता है। जैसे हमने जो मेरे कल प्राकृतिक भवन निर्माण से संबंधित था सारा, जिसमें जी। प्राकृतिक सामग्री वगैरह का यूज करते हैं। तो इस तरीके के अभी जो अनछुआ पहलू है, ये भी एक तरीके से जो प्राचीन जो कारीगर हैं, आर्टिसन हैं, जो कामगर हैं, उनका मतलब एक तो समुचित उनको मान सम्मान है, उनका जो श्रम भी मिलता है। और कुछ कुछ इस तरीके के भी आर्टिसन और कामगर हैं जो काफी मतलब उच्च दर पे कार्य करना चाहते हैं। तो अगर हम समाज में इस तरीके की दोनों का ब्रिज का जो ये गैप गैप जो बन रहा है, उसको पूर्ण कर सकते हैं। जैसे समाज में डिमांड भी है इस चीज की, लोग करवाना चाहते हैं। अगर उनकी पहुंच के अंदर हो तो ये हम कर सकते हैं इस चीज को। और उनका एक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में, अभी क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, ये प्राकृतिक भवन निर्माण का भी पूरा अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। सब अपने मर्जी से कर रहा है। अगर एक इस तरीके का, जिस तरीके से कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में टेक्निक के अंदर स्टैंडर्ड सेट है, उसी तरीके का स्टैंडर्ड सेट किया जाए तो ये बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र है। क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री वैसे भी सबसे नंबर वन है आज की तारीख में। और इसमें सेवा के लिए काफी कार्य किए जा सकते हैं। कामगारों को जोड़ना, कारीगरों को जोड़ना, और जो प्राकृतिक मटेरियल बनाना, मतलब गांव गांव में प्राकृतिक मटेरियल की छोटी छोटी ये उद्योग वगैरह लगवा सकते हैं। क्योंकि हर सेक्टर की अलग अलग मिट्टी होती है, तो वहां से भी वो रेडी रेडी मटेरियल, जैसे सीमेंट का क्या होता है, रेडी होता है, तो उसी तरीके से रेडी मटेरियल भी तैयार करवा के ये सेवा क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है इसको। जी। तो ये जो हमारी भवन निर्माण क्षेत्र, जो तीन हमारी मूलभूत जरूरतें होती हैं, उनमें से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है भवन, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान जो विषय है उस पर लेकर सेवा क्षेत्र की, तो इसमें कई सारे स्तर हैं। एक स्तर है जो श्रमिक और कारीगर हैं, और दूसरा स्तर है जो सामान बेचते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल सामान उपलब्ध कराते हैं। अ, तीसरा स्तर जो है वो है कि जो उपभोक्ता है, वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अब यहाँ पर तीन बातें आई। एक हो गया कारीगरों को पहचानना और उनको जोड़ना और उनको ट्रेनिंग देना। दूसरा आया जो सामान है उसके लिए आवश्यक उस सामान को बनाना। और तीसरा जो उसके उपभोक्ता हैं, जो बनाने वाले हैं, जो लेने वाले हैं, जो बनवाने वाले हैं, उनको भी उनके अंदर जागरूकता फैलाना। ये तीन विषय हो गए ब्रॉडर सेंस में। अगर हम बोलें, अगर हम विस्तृत रूप में बोलें, तो ये तीन विषय हो गए। अब इन तीन विषयों पर जो है काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ निर्माण क्षेत्र से ही संबंधित कोऑपरेटिव बनाई जा सकती है, और शायद होंगी भी। जैसे कि मुझे मालूम है कि कई श्रमिक कोऑपरेटिव बनाई गई थी, लेबर कोऑपरेटिव बनाई गई थी, लेकिन बाद में फिर उसको कुछ लोगों ने हथिया लिया और गलत यूज होने लगा। तो ये एक स्थिति रही, लेकिन इस तरह से किया गया। अब जैसे एशियन पेंट है, तो एशियन पेंट क्या करता है?
वो अपने उसने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें डब्बे में एक कोई कोड सा निकलता है, एक पर्ची सी निकलती है, और वहाँ पे वो जो लेबर होते हैं वो उसको रिडीम करते हैं, क्योंकि वो उनके माध्यम से रिडीम होती है। ऐसा कुछ सिस्टम होता है, मुझे किसी ने बताया था। तो अब इस तरह के सिस्टम पे जो है कैसे वो किया जाए, इसी तरह के सिस्टम पे हम लोगों को भी काम करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा और वो करना होगा। तो ये सारे कुछ विषय हैं जिस पे हम लोग और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। हमारे बीच में अन्य साथी हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे यशवंत जी कि कैसे हम जोड़ें लोगों हाँ, को इस हाँ, समूह जो से? मैं वो लॉयल्टी लॉयल्टी सिस्टम कहलाता है, जो ये कूपन्स वगैरह रिडीम करते हैं ना। जैसे लॉयल्टी सिस्टम एसबी बैंक्स भी चलाती हैं, काफी ये बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस चलाते हैं। हम लोग भी लॉयल्टी सिस्टम, ताकि कस्टमर जो ये है, ग्राहक भी अपने से बार जुड़ता रहता है और इस तरीके से। और आपने अच्छा मतलब इसको वर्णन कर दिया। जैसे मेरा अनऑर्गेनाइज वे में था, आपने सिस्टमेटिक तरीके से तीनों पॉइंट, मैं इसी तरीके का कार्य करना चाहता हूँ जिसके अंदर तीनों मतलब ये श्रमिक भी आ जाए, उपभोक्ता भी आ जाए और उत्पादनकर्ता भी बन जाए, और एक क्वालिटी सेट हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड सेट हो जाए, उस क्वालिटी से हम मेंटेन करें सबको। हेलो, आवाज आना क्यों बंद हो गया? फोन पे बात शांति। चल रहा है, अभी बात करेंगे। अच्छा अच्छा। गोपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, आवाज आवाज तो आप लोगों का आ रहा है मुझे। आ बाकी रहा लोग कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। है, कौन बोल रहा था अभी? उनकी आवाज नहीं आ रही। तो अभिषेक जी बोल अभिषेक रहे थे जी। ना? हाँ, अभिषेक जी। अभिषेक जी का फोन पे बात हो रही होगी, हमको तो। अच्छा, चलिए तो कंटिन्यू करिए, कोई ना कोई बातचीत करता रहे। हाँ हाँ, आप करो या पांडे जी करें। पांडे जी, देवेंद्र जी बात करें, कुछ बताएं। आप ही बोलिए ना, आप भी बोलिए, आप क्यों चुप रहते हैं? हम सुनते हैं ना, श्रोता हैं। नहीं नहीं, महोदय हमेशा। जी, आप लोग बातचीत करिए, परिचर्चा को जारी रखिए। हम सुन रहे हैं, जो मेरे उपयोग का होगा हम सुन रहे हैं, जो नहीं उपयोग का होगा, बोलने लायक होगा, बोलेंगे। लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं महसूस हो रही कि बोलने के लिए, तो आप लोग विद्वान लोग बैठे हैं।
बातचीत पहली बात करिए, तो आप लोग सुन रहे हैं। पहली बात तो हम अपने आप को विद्वान मानते नहीं, अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं। हम्म। और हम ये चाहते हैं कि समूह में सभी लोगों का समान अधिकार है। हर व्यक्ति को इंटरफेयर करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो इसमें पूरी आज़ादी है। और यही यहीं से माहौल की शुरुआत होती है। हम समाज में जो, ये भी एक समाज है। ये जो आज जूम मीटिंग का जो हम लोगों का ये परिवार है, ये भी एक परिवार है, ये भी एक समाज है। और यहीं से इसी तरह का जो टीम है, टीम बिल्डअप होता है, नेतृत्व का प्रशिक्षण होता है। तो कहते हैं अपना जो घर है और अपना जो कार्यालय है, वो सबसे पहले क्रांति का शुरुआत वहीं से होता है। तो मेरा तो अपना मानना है कि सभी लोग अपना अपना विचार देते हैं, सब लोगों की भूमिका है। और एक छोटा से छोटा व्यक्ति का भी रोल होता है। जिस तरह से घर में एक छोटा बच्चा का भी रोल होता है, पत्नी का भी रोल होता है, पति का भी रोल होता है, उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी। और कोई भी जो प्रोग्राम्स हम तैयार करते हैं, तो उसमें छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर व्यक्ति का अपना एक रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे अपनी वो जिम्मेवारी निभानी चाहिए। गोपाल जी, आप जरा मीटिंग चलाइए, मैं थोड़ा सा 10 मिनट के बाद मैं जुड़ पाऊंगा। आप थोड़ा सा कंटिन्यू करिए इस विषय को। जी थैंक यू। जी जी। तो मैं सबसे पहले चलो अवसर को कभी चूकना नहीं चाहिए। मुझे अवसर मिला है अ, बतियाने का, तो मैं इस अवसर का फायदा उठाऊं। सबसे पहले हर व्यक्ति को सीखते रहने का भाव आना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, या पारिवारिक लाइफ हो, या सामाजिक लाइफ हो, या राजनीतिक जिंदगी हो, इस चारों क्षेत्र में, चाहे वो कोऑपरेटिव का क्षेत्र क्यों ना हो, और कोऑपरेटिव से फिर सेवा क्षेत्र का ही क्यों ना हो, सब में हमारे गुरु कहते हैं, हमारे गुरु रहे हैं के.एन. गोविंदाचार्य। तो उनका कहना है, वो हर भाषण में इस बात का उल्लेख करते हैं कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इस फार्मूले से काम ना हो। वो फार्मूला क्या है? तो संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार, ये 6 पॉइंट है। यही जीवन का 6 सूत्र है। तो ये सूत्र जो है, ये हमें प्रभावी बनाता है, हमें कंपटीटर बनाता है, हमें अग्रणी बनाता है। हम जो है निराशा का भाव नहीं रखते, हमेशा आशावादी दृष्टिकोण से सोचते हैं। और समस्याएं तो जीवन में आती रहती है, उन समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए। उन समस्याओं का निदान कैसे हो, इसके लिए हम लोगों को तत्पर होना चाहिए। और अ, एक कहावत भी है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। अगर आप देख रहे हैं कि शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और आप चुप है, मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं, तो यह भी उचित नहीं है। फिर तो आप धृतराष्ट्र की श्रेणी में जो है आपकी गिनती होगी। क्योंकि आप देख रहे थे जिस तरह से धृतराष्ट्र देख रहे थे, और कुछ बोल नहीं रहे थे। तो इसी तरह से मुझे लगता है एक जागरूक नागरिक जो है, उसको मुखर होना ही चाहिए। अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, और अपने अधिकारों के लिए फाइट करने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ अपने कर्तव्य का भी उसे भान होना चाहिए। खाली अधिकार से ही नहीं होता, अधिकार के साथ साथ उसकी कर्तव्य क्या है। अब अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें, तो मान लीजिए अभी लेबर सेक्टर है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, अभी मैं महाराष्ट्र के दौरे पर गया था, जब वर्धा में मीटिंग था। वर्धा से मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के डॉक्टर सुभाष नालंगे जी के नेतृत्व में हम 5-7 लोग जो है गए थे। तो महाराष्ट्र को देखना था, समझना था, जानना था। एक मन में जिज्ञासा का भाव था
कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में महाराष्ट्र नंबर 1 आखिर कैसे है। उतना ही बड़ा भूभाग तो हमारा, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो वहाँ फसल कम होता है, महाराष्ट्र में फसल ज्यादा होता है या कॉस्ट ज्यादा मिलता है। तो इसका कारण क्या है? इसी चीज को जानने और देखने और समझने गया था मैं। और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने ऐसे ऐसे जगह, चाहे वो उनका एक ग्रुप था जो नर्सरी का काम करते थे, टावड़ी जी, नागपुर में। उसके बाद हम लोग खुर्सापार गए थे, वहां पर एक आदर्श ग्राम सभा को हम लोगों ने देखा, उसकी व्यवस्था को देखा कि किस तरह से एक जो अति पिछड़ा गांव है वो भी संपन्न हो सकता है। जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे था, जहां फसल का उत्पादन नहीं होता था, वो क्षेत्र आज पूरा हरियाली युक्त है, उत्पादक है, और पूरे महाराष्ट्र में उस गांव का नाम है शीर्ष पर। तो कहावत है, चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा। घर बैठने से काम नहीं होता, और जो करने वाले होते हैं तो उन्हीं का नाम होता है, कर्मयोगी का ही नाम होता है। आपके अगर अच्छे कर्म हैं, लगातार आप गतिशील हैं, तो आप अपनी किस्मत की रेखा को भी बदल सकते हैं। अभी मैं लेबर सेक्टर की बात करूं, मैं दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में एक मंडावली एरिया है लक्ष्मी नगर के पास, उस एरिया में मैं रहता हूं। तो यहाँ मैं देखता हूँ लेबर चौक, 4 ऐसे जगह हैं मंडावली में जहां पर जो लेबर चौक के नाम से विख्यात है। सुबह सुबह आप चले जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लेबर आपको मिलेंगे। अब उसमें से 50% ही बुक हो पाते हैं, 50% से ज्यादा जो है वो बेचारे निराश हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ी समस्या है। और मैक्सिमम जो लेबर है यूपी और बिहार के आए हुए होते हैं। तो मेरे दिल में ये भावना आ रहा है कि अभी हमारे नालंगे सर से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र में लेबर की बड़ी डिमांड है, वहाँ के लोग स्थानीय काम ही नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में बिहार और यूपी के जो लेबर हैं, तो जो यहाँ मिल नहीं पाता जिनको काम, तो ऐसे लोग जाने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। तो क्यों नहीं एक प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में या लेबर कोऑपरेटिव के रूप में लेबर का जो पोटेंशियल है, लेबर का जो उसका भी स्किल डेवलपमेंट करके और हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र के रूप में हम लेबर प्रोवाइड करने का काम करें, तो उस लेबर के घर में भी चूल्हा जलेगा, उसका स्किल डेवलपमेंट भी होगा, और हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। जिस क्षेत्र में भी वो ऊर्जा काम करेगी, वो लेबर काम करेगा, चाहे वो प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, तो कई उससे जुड़े हुए कई लोगों को लाभ मिलेगा। और इसमें मैं समझता हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट है। बस ये है कि सुबह सुबह आपको जाकर के उनसे मिलना पड़ेगा, एक उसका आई कार्ड बनाना पड़ेगा, उसका डेटाबेस स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं तो एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, आप लोग भी अपने अपने एरिया में ऐसा कर सकते हैं। आजकल नोएडा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनको कोई पूंजी नहीं लगता। यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूंजी की भी जरूरत नहीं है, और आप आराम से केवल एक रजिस्टर खाली रख करके और सबका डाटाबेस आप बना सकते हैं। कोई भी आदमी आपको अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और सबों के आधार कार्ड भी आप रख सकते हैं नंबर। तो इससे जो है आपको आसानी होगी। उसके स्थानीय पते भी आप नोट कर सकते हैं कि भविष्य में कभी मिलना रहे तो उसके घर पे भी जाके आप दस्तक दे सकते हैं। जहाँ डिमांड है उस लेबर का, तो आप उसको कनेक्ट करिए। आप अपना उसमें एक पारिश्रमिक के तौर पर 50 रुपया प्रति लेबर या 100 रुपया प्रति लेबर, तो ऐसा अपना कंसल्टेंसी चार्ज जो वाजिब है और जो आराम से आपको मिल सकता है, तो इसके ऊपर में भी आप काम कर सकते हैं। उसी तरह से आप ये भी, कहीं भी आप रहते हो तो उस क्षेत्र में ये पता लगाएं कि इस क्षेत्र में डिमांड क्या है।
और सप्लाई क्या है, क्या क्या प्रोडक्शन बनता है, क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, किस रेट पर बनता है, कौन कौन सी कंपनी है इस तरह की। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं मसाला की बात करूं तो शुद्ध देसी मसाले की डिमांड हर कोई हर किसी घर में है। हर आदमी शुद्ध मसाला अपने घर में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन बाजार में आप देख लीजिए तो हर जगह मिलावटी आपको चीज मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में विश्वसनीयता बड़ी चीज है। आप मसाले के बिजनेस को करने के लिए मसाला का कोऑपरेटिव बना सकते हैं। महासिया दी हट्टी, MDH मसाला, देखिए पूरा कितना विख्यात हो गया। उसी तरह से लिज्जत पापड़, देखिए कितना बड़ा नाम हो गया। उसी तरह से पतंजलि ले लीजिए, आयुर्वेद में वो कोऑपरेटिव ही था, बाद में वो कंपनी का रूप लिया। उससे पहले बाबा क्या करते थे, कंपनी बनाने से पहले खुद थैले में भर करके, बोरा में भर करके, आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव मसालों को कूटने का, उसको डब्बा में पैक करने का और उसको मार्केटिंग करने का काम करते थे। तो जो भी आदमी संघर्ष करेगा निश्चित रूप से सफलता उसको हाथ लगेगी। सफलता की ऊंचाइयों पर जब आदमी चढ़ता है तो उसके नाम और चर्चा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोई उसके संघर्षों के कठिन घड़ी को देखना नहीं चाहता, उसकी चर्चा नहीं होती। हालांकि होती है अखबारों में, कभी कभी जो सफलतम व्यक्ति होते हैं उनके इंटरव्यू में वो सारे पक्ष आते हैं, तब लोग जानते हैं कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। लेकिन आप हिंदुस्तान के, आप फॉरेन के इतिहास को भी आप देखेंगे तो संघर्ष करने वाले लोग तो राष्ट्रपति तक बने हैं, प्रधानमंत्री को तो छोड़िए। अब कितना सच कितना झूठ, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैंने चाय बेची थी, मैं तो नहीं जानता। तो इसी तरह से सेवा परमो धर्मा, संस्कृत में श्लोक भी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और उससे अच्छी चक्की भले जो पीस खाए संसार, ये कबीरदास का कहना था। तो सेवा क्षेत्र का उन्होंने महिमा जो है बताया है कि किस तरह से चक्की जो है हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आ, काफी हमारे पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में काम करने के लिए। आपका जो इंटरेस्ट का विषय है उसको छांटिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि सफलता अवश्य चूमेगी और लोग बाग जो है अ, आगे बढ़ेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो मैं ये चाहूंगा कि अन्य साथी जो हैं वो भी अपनी बात रखें बारी बारी से। जी। जी देवेंद्र जी, देवेंद्र भाई साहब, अलका ईरानी जी, रेडमी के नाम से जो आ रहा है बंधु। मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर से जी जी डॉक्टर जी 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 अरुण बताइए। भाई मैं बोलूंगा। जी अरुण जी, जरूर बोलिए, अरुण जरूर जी। बोलिए। सर। जी जी जी। जी जहाँ तक कभी बातचीत हो रही थी भाई जी का समर्पण और सेवा की, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, सेवा से बढ़कर के, या ऐसा कहें कि सेवा करने वाला को मेवा की प्राप्ति होती है। और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षपूर्ण ये संकल्प, और हमारी अगर साधना उस क्षेत्र में काम करेगी जिस टारगेट बिंदु को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभिषेक जी का और हमारे भाई साहब कर्नल साहब का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज चूंकि हम लोग के यहाँ तो ये मकर संक्रांति मनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में या हमारे यहाँ की जो स्थिति है, मुगलों के समय से जितने भी मुगल शासक या हमारे यहाँ अंग्रेज आए, हमारी सभ्यता संस्कृति को लोग ने ये मान के चलें कि लोग या तो नोचने का काम किया या तोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ का
लोग भारत को लूटने का काम किया। हम पाश्चात्य संस्कृति पर न चलें, हम अपने मूल रूप में आए, टेरिकोट और ये सब न पढ़ें। हम लोग अगर सूती कपड़े का प्रयोग करते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर हाथ मिलेगी। मैं तो नेतृत्वशाला का नेतृत्व करने के लिए अभिषेक जी को भी मैं जोहार बोलता हूं। हम लोग अपने यहाँ झारखंड में, मेरा भी एक अभियान है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर प्रकृति विश्वविद्यालय में काम कर रहा हूँ। पुनः आज इस पुनीत पावन पर्व पर मैं सब आप लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। तो ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी पलामू झारखंड के लिए हम लोग समय निर्धारित करेंगे, क्योंकि होता है कि बहुत सारा नेतृत्वशाला में होता है कि यूपी वाले लोग बात करेंगे, तो झारखंड वाले क्यों पीछे रहेंगे। हम हर तरह से परिपूर्ण हैं, खनिज संपदा, जंगल, वन मेरे यहाँ है, तो हम तो चुप रह जाते हैं इसमें बोलने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज बोलता हूँ। मकर संक्रांति है, आज बहुत सारे लोग पुनीत काम शुरू करते हैं। आप आवे और आप देखें प्रकृति से लगाओ, आप प्रकृति से उत्पाद। पहले तो वनोत्पाद लोग करते थे, वन से उत्पन्न होने वाला। मैं कर रहा हूँ कि प्रकृति से मैं जो कर रहा हूँ, बिना गवर्नमेंट के एड से मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं व्याख्याता हूँ, एज ए प्रोफेसर के ग्रेड में मैं चल रहा हूँ। मैं नेतृत्व प्रदान कर रहा हूँ। हमारी जो भी है, जहाँ से हमारी शुरुआत है, 1992 से मैं ब्रह्मा कुमारी के 3 विंग देखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने कॉलेज के कार्यों को प्रभावित करता हूँ। तो आप सब पलामू आवें, यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर के कामों को देखो। जैसे आंखों देखा हाल और कान से सुनी हुई बात गलत हो जाती है, लेकिन आप सामने देखेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, अपने लक्ष्य को लेकर चलेंगे, तो हमारी समर्पण सेवा की भावना से वो मेवा की प्राप्ति होगी जो हम कल्पना करेंगे। फिर पुनः आप सबों को आज इस पुनीत पर्व में, इस पुनीत पावन पर्व के अवसर पर मैं जोहार झारखंड की ओर से पुनः आप सबों को आमंत्रित करता हूं। एक समय निकाला जाए, नेतृशाला की टीम आए, क्या क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं धनी हूं, मेरा झारखंड ही नहीं, झारखंड बना था तो गाया था एक हीरो ने कि जा झारखंड झार झार के, जहां मुंडी और गंडी दम तक खा खा के। तो हमारे यहाँ मुंडी, जमीन के नीचे होने वाले, जमीन के 5 फीट, जमीन से 10 से ऊपर वाले फीट में पैदा होने वाले, 3 तला खेती, ये सब देखने लायक है। देखने अगर आप देखते हैं तो बहुत सारा चीज हम लोग में भी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बहुत अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो कोऑपरेटिव की बात हो, या फिर वनोत्पाद की बात हो, या वन सुरक्षा समिति की बात हो। पुनः आप सबों के पूरे टीम को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। जोहार मेरे तरफ से। ओम शांति। बहुत बहुत जोहार अरुण भाई साहब, पलामू वाले। बहुत धन्यवाद बढ़िया बोले आप। अरुण जी। अरुण जी, हम आपके यहाँ अप्रैल माह में कार्यक्रम लगाएंगे, पलामू में ही हम करेंगे अप्रैल में। और उसके लिए कौन से समय होना चाहिए, कौन सी डेट होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, इस सब विषय पर हम लोग विस्तार से फोन पे चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो अभी हमारे मार्च तक के कार्यक्रम फिक्स हैं। अभी हमारा उड़ीसा में कार्यक्रम है, फिर इसके बाद यूपी में है, उसी के साथ उसके कुछ 2 दिन 3 दिन पहले। फिर इसके बाद हमारा पुणे में है, और रालेगण सिद्धि में कार्यक्रम है मार्च में। अप्रैल में हम करेंगे तीसरा वीक, मतलब तीसरे सप्ताह में करना चाहेंगे अप्रैल के। तो आप तो जैसा बताएंगे। हाँ, मानिए अन्ना हजारे साहब पलामू में भी आ रहे हैं मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में। 1 अप्रैल, मैंने अप्रैल के 1st वीक में। और हमारे राजू भाई हैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से, जी ग्रामीण प्रभाग विभाग के विंग है, वो भी मेरे यहाँ अप्रैल में 1st वीक में। लेकिन ये डेट नहीं हुआ कि हम लोग 2 तारीख को चलेंगे, लेकिन 1st वीक में मेरे यहाँ प्रोग्राम है पलामू। पलामू मीन्स बेतला, नेचर की गोद में। जी जी। एक राष्ट्रीय तो उद्यान पार्क है, वहां पर मेरा यूनिवर्सिटी है। प्रकृति के गोद में मेरा यूनिवर्सिटी है। पलामू में पलामू किला फोर्ट है, और राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल बेतला पार्क है।
तो मैं तो चाहूंगा कि अगर फर्स्ट वीक में बन जाए, हम लोग का प्रोग्राम तो बढ़िया है। मैं अभिषेक जी से भी निवेदन करूंगा कि हम लोगों से कंसर्न जो है, जैसे पूना में हो रहा है, राजेगंज सीधी में हो रहा है, अन्ना हजारे जी के यहाँ, तो मैं तो वहाँ 3-4 बार गया हूँ। हमारे गुरु तो हम नहीं कहते उनको, लेकिन एक सहयोगी और समर्पित साथी हैं अन्ना हजारे जी मेरे साथ। मैं जैसे नशा मुक्ति या नशा अभियान का उन्होंने शुरुआत की, तो मैंने भी 3 ताला खेती करके इस क्षेत्र में काफी हम लोग को मिलने जुलने का एक साथ मौका, रहने का मौका मिला है अन्ना हजारे जी के साथ में। तो खैर वो भी आ रहे हैं, उन्होंने भी समय दिया है, तो क्यों नहीं हम लोग एक साथ जो है मिले। क्योंकि मार्च में अगर वहाँ प्रोग्राम है तो अप्रैल में मेरे यहाँ प्रोग्राम है। हमारे यहाँ जल पुरुष भी टेंटेटिव प्रोग्राम दे रहे हैं अप्रैल में ही, लेकिन ये फर्स्ट वीक है। तो मैं तो चाहूंगा अभिषेक जी से, मैं अपना इस ग्रुप में आपको एक शेड्यूल भेजूंगा, लेकिन हाँ, कंफर्मेशन लोग बोले हैं 20 जनवरी के बाद। नहीं, अगर अन्ना हजारे जी का आ रहे हैं तो उनके साथ हम लोग हिस्सा लेंगे। उनका जो बिल्कुल, प्रोग्राम होगा वही हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। जी जी जी। अरुण जी अपना नंबर बता देना, जरा नंबर लिख देना मेरा चैट में। नंबर है 94 711 88 969। 88 969। 94 711 88 969। ठीक है। लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, एक दूसरा नंबर भी लिखा जाए, हाँ देख लो, लिखा लो। 94 703 78 404। 78 404। 94 703 78 404। और हम ठीक। कहेंगे कि इसी नंबर पर मैंने उपयोग किया जाएगा बात करने के लिए, क्योंकि ये नंबर मेरा गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ है, पहले वाला नंबर, और बहुत सारा प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक तो है। यही नंबर प्रयोग किया जाएगा 94 703 78 404। ठीक। ठीक है। धन्यवाद। 730 बोले आगे हैं ना? बढ़ाया जाए हम बस। नहीं नहीं, 94 700। 700 94 703 703 94703 78404। ठीक है, आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए अभिषेक जी। अब दूसरे अन्य साथी आइए। बलदेव राज सूद जी हाँ जी, हाँ जी। साहब, बताइए। ठीक है, अच्छा है। सेवा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको उसकी गति दी जाए। मेरा तो एक सुझाव है कि जैसे हम जो बात निश्चित कर लेते हैं, जो कार्यक्रम निश्चित कर लेते हैं, उसको सब लेकर के पूरा करने का प्रयास करें। हम एक क्षेत्र पकड़े हैं, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में हम सघन काम करेंगे तो उसका संदेश सारे देश में जाएगा। तो कोई एक क्षेत्र चुन लेते हैं, उसी क्षेत्र में सेवा का कार्य, कॉर्पोरेट सोसाइटी का कार्य, राजनीति का कार्य, जो भी करना है उसको एक क्षेत्र में सघन किया जाए। उससे सारे देश में एक संदेश चला जाएगा। वो तो हर जगह हमें फिर सफलता मिलती जाएगी। धन्यवाद। जी अलका जी, अलका ईरानी जी। ओम शांति। बहुत अच्छे डिस्कशन हो रही है, और मुझे लगता है कि अभी जिन्होंने बोला, जो कहा, वो सत्य है, क्योंकि हमें अनुभव से, ये लोगों ने प्रत्यक्ष काम किया है। जो खेती करते हैं और ये करते हैं, उनका वर्षों का अनुभव है। तो हमें, when we have a meeting, we have to have अनुभवी लोग
और हमारे जैसे जो उसको अनुभव को कन्वर्ट करने वाले शिक्षा में वो लोग, ये दोनों का ही साथ होना बहुत जरूर है। दूसरी बात है कि जैसे कि महिलाओं के लिए भी, हम महिलाओं में क्या होता है, भारत में तो ऐसी स्थिति है, अभी थोड़ी बदल रही है, लेकिन महिलाओं पे बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती है। तो जो भी होशियार महिलाएं हैं, उन्हें अगर कुछ करना है तो वो उनको डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। घर की ड्यूटी तो उनसे छुट्टी छुट्टी नहीं है, और उसके साथ ज्ञान ज्ञान करना और R&D करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। वेरी फ्यू कैन डू दैट। और उसका फिर उनको उसके लिए कोई भी अप्रिशिएट भी नहीं करता है, क्योंकि उनको उनको लगता है अरे ये घर की ड्यूटी पूरी नहीं कर रही, तो उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं होता है और उन्हें डबल काम करना पड़ता है। तो लेकिन महिलाओं में जो, जैसे कि मेन देर आर हाई कॉन्शियसनेस पीपल, वैसे ही महिलाओं में भी बहुत है, उनको अभी हमने उनका यूज नहीं किया। और ऐसी जो महिलाएं अभी अभी हमें पता चलता है कि जो अमेरिका जाके आती है, वो महिला कितना अच्छा रिसर्च करती है, कितना अच्छा ये करती, वैसा ही हमारी जो है पहले जमाने की महिलाएं, उनमें भी बहुत क्षमता है। वो घर, वो मैनेजमेंट में तो वो गुरु है, क्योंकि उन्होंने, हर एक महिला ने अपने घर की मैनेजमेंट, अपने बच्चों की शिक्षा और अपने घर के बूढ़ों की देखभाल, सभी के लिए महिला जिम्मेदार होती है। तो उनका भी हम यूज कर सकते हैं कि ऐसी सेंटर्स जो हम स्थापित कर, उस सभी एवरीवेयर, आई थिंक दैट। और वो जो से ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी जैसे सेवाभावी संस्थाओं के साथ करेंगे तो और भी अच्छा, क्योंकि हमें सेवा करने वालों को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो साथ मिलके अगर करेंगे, और हर एक जगह ऐसा, जैसे कि गुरुकुल ही समझो, बट गुरुकुल के सिवा समाज केंद्र यू कैन कॉल इट, और ज्ञान केंद्र यू कैन कॉल इट, वो हर एक मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी है, आश्रमशाला, हर एक जगह हमें ऐसे सेंटर्स। मंदिरों में तो आजकल बहुत कम लोग जाते हैं, यंगस्टर्स, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं होता है मंदिर जाने का। तो उनके पास बहुत जगह होती है, बहुत अच्छी जगह पर होती है, निसर्गरम्य जगह पर। तो उनके साथ हमें सभी जगह, ये कोऑपरेटिव, ये बहुत अच्छा है, सभी जगह उनके साथ कोऑपरेशन करे, उनको भी थोड़ा हमारी जो ये है प्रॉफिट शेयर करे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। राकेश मनचंदा जी, सुमेर सिंह राजावत जी, कृपया अपना विचार रखें। राकेश मनचंदा जी, सुमेर जी सिंह जी राजावत जी। सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं काफी दिनों बाद आपके ग्रुप से जुड़ा था और वर्धा में ये डिसाइड हुआ था कि अलग अलग कोऑपरेटिव के और शिक्षा के अलग अलग ग्रुप होंगे। तो मुझे लगा मैं एज ए स्टूडेंट बीच बीच में जरूर कुछ सीखने की जिज्ञासा को लेकर के आपसे जुड़ूंगा, और आज भी वही स्थिति है। तो मैं एग्रीकल्चर यानी खेती से कैसे जुड़ा हूँ, मैं तो भाई 3 वक्त का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करता हूँ, उसको उसको ग्रहण करता हूँ। इस वजह से कि कोविड के समय 24 घंटे जो है वो हमारे फैशनेबल किचन्स में लगातार जो है कृषि का उत्पादन का सप्लाई हमेशा अनस्टॉपेबल या बिल्कुल सस्टेन हुआ था। और जबकि मंदिर मस्जिद और काफी डॉक्टर्स और किसानों को छोड़ के सबके सब
ने अपना जो है दुकानें बंद कर दी थी। तो प्लीज अलाउ मी कि मैं एज ए स्टूडेंट ही आप लोगों को ज्वाइन करूं और आपके विचारों को सुनूं। थैंक यू। जी धन्यवाद राकेश जी। अब मैं सुमेर सिंह राजावत जी को बुलाना चाहूंगा। सुमेर सिंह राजावत जी। जय गौ माता, जय गोपाल। भारत जी भाई कृषि साहब प्रधान बताएं। भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषि से युवा दूर भागता जा रहा है। अगर कृषि को तकनीकी रूप से पुनर्स्थापित नहीं किया गया तो रोटी कपड़ा मकान जो कृषि पर आधारित और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ भारत पहले से सोने की चिड़िया था, अब वो नहीं रहा। उसके लिए अपन को कुछ न कुछ प्रयास करने होंगे और वो सेवा भावी होंगे। पंच महाभूत कृषि, कृषि पर आधारित आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तथा पेशेंट को पंच महाभूत युक्त आयुर्वेदिक चीजें प्रदान करना, रेट के फ्लक्चुएशंस को ड्राई प्रोडक्ट करके रोकना, पर्यावरण सुधार जहां अग्निहोत्र, हवन, प्लांटेशन जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के दूरी को पाटना होगा। क्योंकि हम लोग एक ही चीज कहते हैं, बेरोजगारी बहुत है, दूसरी तरफ काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते। इसको पाटना ही हमारा कर्तव्य होगा। संस्कार विहीन जो समाज होता जा रहा है, जहां सेवा भावी जब तक गुरुकुल चलाने जैसी घर घर गुरुकुल की जैसी योजनाएं नहीं लागू होंगी, ये सारी मिथ्या होंगी। आज युवा पीढ़ी काफी मात्रा में संस्कार विहीन होती जा रही है। हमें संकल्प लेना होगा, सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करने होंगे। यही सेवा भाव मैं तो मानता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा विचार दिया हमारे सुमेर सिंह राजावत जी ने। अब अगले वक्ता के रूप में श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगा। श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी हैं जीवन चंद उप्रेती जी। उप्रेती साहब, श्रीवास्तव जी। जीवन चंद उप्रेती जी, श्रीवास्तव जी। हाँ गोपाल जी, नमस्कार, सभी को प्रणाम। और थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा हूँ गला खराब हो गया। आप लोग बोलिए। थैंक आप यू। तो दूसरे को स्वस्थ बनाने का नहीं मुहिम नहीं, चला और रहे ठंड हैं। ठंड 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 लग गई थोड़ा सा कोई गले में। बात नहीं, आपकी बातों से हम लोगों की बातों से ऊर्जा आपको देंगे, है ना। थैंक आप यू। तो आप तो बैठे बैठे ऊर्जा देते हैं, दूसरे को बांटते हैं, मुझे पता है। ना नहीं, कोशिश करते हैं ठीक होने की। हाँ तो कोई बात नहीं है, चुप रहने से नहीं होगा, बोलने से ऊर्जा बढ़ेगी। अरे बंद ना करो। जी जी जी। कुछ कुछ ना कुछ बोलिए। हाँ। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। और अभी सुमेश जी ने बोला जो बहुत सही बात बोली है, तो हमें इन चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा। पर्यावरण पर है, जैसे अभी उन्होंने अग्निहोत्र की बात करी, और उसके अलावा कृषि की बात करी। और कृषि का जो टेक्निकल, अगर अगर हर जो निकलने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर के, उनको एग्रीकल्चर की तरफ अगर उनका ध्यान रुझान हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो जाएंगे। धन्यवाद। और जो साथी बोलना चाहते हैं, आइए आगे। जो अन्य साथी बचे हुए हैं, कृपया करके बोलिए, आगे बढ़िए। वैसे गोपाल जी टाइम हो गया है। अभी 12 मिनट बचे हैं, 9:30 बजे 9:30 तक चलता है ना। चलो 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 चलो। हाँ। अनिल राठी जी, दीपक अग्रवाल जी, देवदत्त गंगवार जी। अनिल राठी जी, दीपक अग्रवाल जी, देवदत्त गंगवार जी, देवेंद्र कुमार जी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं देवदत्त गंगवार, बरेली, उत्तर प्रदेश से।
आप लोगों की चर्चा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। इसमें कुछ ऐड करने को है ही नहीं मेरे सिवा। मैं तो केवल श्रोता बनकर के आप लोगों आवाज गूंज रही है आपकी। की बातें सुना हूं। बहुत बहुत महान विद्वान लोगों ने ये मुझसे तो रहा नहीं है, तो ऐसे कोई विचारे नहीं है मैं कुछ ऐसा रख सकता नहीं आते हैं सर, इसीलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनिल राठी जी। सभी को नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। आज जो भी श्रोताओं ने बात रखी है सामने, बहुत सुंदर तरीके से रखी है। और झारखंड वालों ने अपना जो मत प्रकट किया है, उनका कहना है कि भाई हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ध्यान सभी तरफ जाता है। और जैसे कि अप्रैल में अभिषेक जी तय कर रहे हैं कि भाई उधर जाएंगे अपन, झारखंड को भी समय देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो एक संस्था है महेश फ्रेश, उनकी झारखंड में एनिमल्टी टेस्ट सोसाइटी है, वो सोसाइटी वहाँ कार्यरत है। और वहाँ से हम कई लोग कई चीजें वहाँ से लेते हैं किसानों से, और वो भी हमारे तक आती है। और हमको खुशी होगी झारखंड जाने में भी। हमको तो पूरे देश में ही घूमना है, हमको खेती भी देखना है। और हम तो थोड़ा सा खेत में व्यक्तिगत काम करते हैं, प्रत्यक्ष काम करते हैं, इसलिए और जैविक खेती में तो रोज ही जाना पड़ता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ये बोले कि मैं खेती से दूर भागता हूँ करके। हाँ, और उसको जाना ही चाहिए, हर जगह देखना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हम झारखंड जरूर जाएंगे, हम पूरे मनोबल के साथ में जाएंगे, पूरे विश्वास के साथ में जाएंगे। और उनका जो प्रकृति विश्वविद्यालय है जो उन्होंने बनाया है, वो भी देखेंगे, उनके अभ्यासक्रम भी देखेंगे, और उसको भी लागू करने की अलग अलग विश्वविद्यालयों में चेष्टा जरूर करेंगे, प्रयास करेंगे अपने अपने। धन्यवाद। बहुत अच्छा अनिल राठी जी, आप एक सकारात्मक चिंतन कर रहे हैं और आपका जो प्रयास है वो रंग लाएगा अवश्य। सर, कैप्टन साहब, आपका आशीर्वाद है, आपका साथ है हमारे साथ में, इसलिए है ये सब। हम्म। आ, और अन्य साथी कौन बचे हैं? दीपक अग्रवाल जी, गुमान सिंह जी और जीवेश पांडे जी। गुमान सिंह जी, जीवेश पांडे जी और दीपक अग्रवाल जी। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं तो बात सुन ही रहा हूँ भाई साहब, जो चर्चा चल रही है बहुत अच्छी चर्चा है। और आज हम देख रहे थे कि सेवा जो सेक्टर है, सेवा का जो सेक्टर है, इसी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जिनके पास अभी संसाधनों का अभाव है या जो सक्षम नहीं है, वो अगर वो इस सेक्टर में कार्य करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं सेवा के ही सेक्टर में काम कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से। क्योंकि मेरे पास, मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष, कि मेरे पास न तो पूंजी लगाने के लिए पैसा था, न कोई ऐसा संसाधन था। तो मैंने 250 रुपए से एक पेशकश विलास लेके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू शुरू की थी। तो लंबे संघर्ष के बाद हम इसी सेवा के माध्यम से स्टेबल हो पाए, मतलब अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर पाए। तो ये जो सेवा का सेक्टर है बहुत प्रभावी है। और अगर इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा माध्यम होगा जनता से सीधे जुड़ने का और अपने आप को मजबूत करने का। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी, धन्यवाद सभी साथियों को। समय क्योंकि हमारा समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, आज का जो विषय था वो सेवा क्षेत्र था, और सेवा क्षेत्र में सहकारिता,
सहकारिता का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से इतर भी समूह बनाकर बिना पंजीकृत कराए हुए आजीविका समूह बना करके, या फिर विषय विशेष के समूह बना करके हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए एक आर्थिक स्वावलंबन पाया जा सकता है। और ये जो बेरोजगारी नाम का एक शब्द है, और ये जो एक एक अभिशाप है, इसको दूर किया जा सकता है। दीपक जी एक उसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगभग बिल्कुल कम पूंजी से उन्होंने शुरू करके और आज इसको वो किया है। तो अभी दीपक जी जैसे साथी ही इसको सहकारिता के माध्यम से एक एक बहुत बड़ा एक एक व्यवसाय के तौर पर भी चला सकते हैं, और उसके लिए हम लोग पूरा उसकी मदद करेंगे। और साथ ही साथ किस तरीके से आने वाले भविष्य के जो अवसर हैं और जो चुनौतियां हैं, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यक्रमों को, अपने प्रयासों को उससे जोड़ सकते हैं, उसको गति दी जा सकती है, उस पर हम लोग काम करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम जो है, इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जितने भी साथी यहाँ जुड़ते हैं उनको लाभ हो, और लाभ हर तरह से हो, आर्थिक तौर पर भी हो और ज्ञान अर्जन के तौर पर भी हो, और सभी प्रकार से लाभ हो। तभी इस कार्यक्रम का प्रासंगिकता है और तभी इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्थक है। और उसी को दिशा में हम लोग इसको व्यवस्थित करते हुए, चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाते हुए, और ब्लॉक एडॉप्शन के कार्यक्रम को, और ये जो हमारे ग्राम स्वराज और वार्ड स्वराज के कार्यक्रम को जमीन पे उतारने के लिए प्रयासरत हैं। क्योंकि दोनों ही संवैधानिक विषय हैं। सहकारिता भी संवैधानिक विषय है, जो संविधान के 2011 के परिवर्तन के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया। और साथ ही साथ जो 73वां और 74वां संशोधन है, वो भी एक विषय है जो गांवों को और वार्डों को स्वावलंबी और जो स्व शासन की अनुमति देता है। तो उसी के तहत ये पूरे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इस माध्यम से हम किस तरह से बहुराष्ट्रीय उत्पादों का विकल्प तैयार कर सकते हैं, चीजों को अपने क्षेत्र में ही उत्पादन और उत्पादन के साथ साथ उनका उपयोग और प्रसंस्करण सभी की व्यवस्थाएं बना सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी लोग मिलके इसको चलाएंगे तो ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान बनेगा, एक आंदोलन बनेगा जो समग्र आंदोलन होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन और प्रोटेस्ट नहीं होगा। इसमें आर्थिक विषय भी होंगे, ताकि व्यक्ति स्वावलंबी बने, संगठित बने, और साथ ही साथ वो संगठन के माध्यम से जो भी आवश्यक नीतिगत बदलाव हैं उनको सरकार पर समूह का दबाव बना के मनवाया जा सके, और सरकार को भी ये मालूम रहे कि अगर ये समूह ये बदलाव लाने के लिए एक अपना अनुमोदन कर रहा है या आग्रह कर रहा है, तो उसके पीछे कितना बड़ा जनाधार है। तो इस तरह की व्यवस्था बनाते हुए और एक समग्र विकास, समग्र नेतृत्व विकास करने का लक्ष्य लेकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। समय हो चुका है, और किसी साथी को अंत में कुछ कहना है तो वो 2 मिनट में कह सकता है। अन्यथा मैं सबसे वरिष्ठ साथी जो हमारे अभी जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम का समापन करें और वो करें। कोई भी साथी अंतिम 2 मिनट, क्योंकि 9:30 को हम लोग चर्चा का विराम दे देंगे। कोई भी साथी? मुझे नहीं लगता किसी का कोई प्रश्न बचा है। अलका दीदी से मैं आग्रह करूंगा, अगर वो सुन रही हैं तो। अलका दीदी, कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय अलका दीदी। शांति, ये सब्जेक्ट में बोलने लायक या एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। मैं तो विद्यार्थी हूँ,
लेकिन ज्ञान बहुत मिल रहा है और लोगों के प्रॉब्लम समझ सकती है। और लगता है कि ये सभी हम सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि पहले टाइम हम सब एक हो गए हैं। अपने नहीं तो क्या था, हम अपने अपने कामों में ही मशगूल थे। तो अभी सभी एक होके देश के लिए कर रहे हैं, नई ऊर्जा आ गई है और इसमें कंप्यूटर बहुत मदद कर रहा है। सब अपने अपने घर में बैठ के ही कर रहे हैं। इसलिए सीनियर सिटीजन्स जो ज्ञानी है, जिनका ज्ञान इतने दिन यूज नहीं हो गया रहा था, वो भी यूज हो रहा है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत खुश हूं मैं तो कि सब अच्छा हो रहा है। ओम शांति। धन्यवाद अलका दीदी, धन्यवाद गोपाल जी, और सभी साथियों को धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे 8:15 बजे, और शुभ रात्रि सभी को। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ जगह आज भी संक्रांति थी। सभी को शुभकामनाएं।